प्रत्यक्षा कमरे में उस कागज के टुकड़े के साथ ही थी कि तभी उसने नीचे से आ रही आवाज को सुना। कोई जोर जोर से गिड़गिड़ाए जा रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। प्रत्यक्षा को याद आया कि एक ऐसी ही आवाज ने उस भीड़ को प्रत्यक्षा और बाबा साहेब के खिलाफ भड़काया था। प्रत्यक्षा अचानक ही भागकर अपने कमरे से बाहर निकली। प्रत्यक्षा ने पाया कि महल के दरवाजे पर बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक एक साथ खड़े थे और वहीं पास में जमीन पर खून से लथपथ 3 लोग थे। उन तीनों के हाथ बंधे हुए थे और उनके शरीर पर हद से ज्यादा चोटों के निशान थे। वो तीनों आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। आखिरी बार पूछ रहे हैं, काहे कि अब अगर सच नहीं बताया ना तुमने तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। जब तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो तुम का जिंदा छोड़कर करेंगे भी का हमको दुनिया में बढ़ती आबादी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी जिंदगी की आखिरी उल्टी गिनती अब से गिनना शुरू कर दो, या तो सच बता दो और यहाँ से जाओ। इस पर उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए ही बाबा साहेब से कहा, मालिक, हम तो गरीब लाचार हैं, हमको मारकर आपको काम मिलेगा भला। उस आदमी के ऐसा बोलने पर कार्तिक ने उसे जोरों से लात मारते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्यों? कल तो बड़ी जुबान चल रही थी भीड़ में, तब तो तुमको समझ में नहीं आया था कि तुम गरीब हो या फिर लाचार हो। औरत की इज्जत पर उंगली उठाने से पहले तुमको समझ नहीं आया था कि कहाँ जा रहे हो जान देने। और तो और किसी ऐसे इंसान पर कीचड़ उछाल रहे थे जो इस दुनिया में है भी नहीं, जो तेरी माँ की उम्र की होगी। उस पे कीचड़ उछाला तूने, तब शर्म हया सब बेच खाए थे क्या? सीधे सीधे मुंह खोल अपना, वरना अगली बार ये लात तेरे सीने पर नहीं तेरे गाल पे पड़ेगी और तेरी सांसें तेरी आंखों से निकलकर सीधा ऊपर। अपनी मौत को बुलावा तू खुद दे रहा है, हम तो फिर भी तुझे मौका दे रहे हैं जीने का। सच क्या है बोल दे, इन सब के पीछे किसका हाथ है? उस आदमी ने अपने आसपास बैठे दोनों आदमियों की तरफ देखा। दोनों के ही जख्मों से लगातार खून बह रहा था। इस पर उसने उन तीनों की हालत को देखते हुए एक गहरी सांस ली और फिर कांपते हुए कहने लगा, हमको हवेली से भेजा गया था। हमसे कहा गया था कि या तो हम छोटी मालकिन को वहां पहुंचा दें या तो फिर हम कुछ ऐसा करें जिससे उनकी बदनामी हो और आप उन्हें घर से निकाल दें। हमारा कोई दोष नहीं है मालिक, हमको जाने दो। किरण हवेली का नाम सुनते ही प्रत्यक्षा भागती हुई महल के दरवाजे पर पहुंची जहां ये सब हो रहा था। प्रत्यक्षा के बाल अभी भी बिखरे हुए थे, उसके पैरों में अभी भी जख्म था। प्रत्यक्षा जैसे तैसे ही अपनी बिगड़ी हुई हालत में बाबा साहेब के पास पहुंची और उस आदमी से हैरान होते हुए पूछने लगी, झूठ कह रहे हो तुम, है ना? अगर उन्हें मुझे वापस बुलाना ही होता, उन्हें मेरी फिक्र ही होती या मुझसे कोई दुश्मनी होती, तो वो उस दिन मेरी शादी को होने ही नहीं देते। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपनी खामोशी बनाए रखी और मेरी शादी इस घर में करवा दी। मैं नहीं मानती कि ये सच है। हवेली के लोग चाहे जैसे, भले वो मुझे प्यार करें या मेरा तिरस्कार करें, वो बस मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते और तुम कह रहे हो कि वो मुझे वापस हवेली बुलाना चाहते थे। ये सब झूठ है। सच सच बताओ कि तुम लोगों को आखिर किसने भेजा? तुम लोग झूठ बोल रहे हो और अब बहुत हुआ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है इन सब के पीछे। प्रत्यक्षा को वहां देखकर समर्थ और बाबा साहेब पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन कार्तिक ने प्रत्यक्षा पर चिल्लाते हुए ताना देकर कहा, क्या पता उस हवेली के लोग तुम्हारी तरह ही मक्कार हो, पर यह बात सच है क्योंकि तुम लोग कब क्या करते हो ये तुम लोग भी नहीं जानते। धोखा देने में माहिर हो तुम सब, एक दूसरे के सीने पर चढ़कर ऊंचाइयों को हासिल करने में। अगर किसी की जान भी चली जाए तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग इतने घिरे हुए हो, तुम्हारा यहाँ होना ही मनहूसियत है। कार्तिक की बात सुनते हुए प्रत्यक्षा आगे बढ़ी और उन तीनों से कहने लगी, तुम लोग सच बताओ, मुझे सच सुनना है। बोलो बोलो, अब इन सब के पीछे कौन है? इस पर प्रत्यक्षा जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही समर्थ ने प्रत्यक्षा को रास्ते में रोकते हुए उसे वापस आने के लिए कहा। प्रत्यक्षा ने अपने हाथ को झटकते हुए समर्थ से कहा, भैया आज नहीं,
प्रत्यक्षा ने उन तीनों की तरफ गुस्से में देखा और फिर उन तीनों आदमियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, जिसने भी तुम सबको भेजा है उसका नाम बताओ। आखिर कौन है जो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का? मुझसे सब लोग नफरत करते हैं, बताओ मुझे। प्रत्यक्षा उन लोगों पर चिल्लाते हुए अचानक से ही रोने लगी थी। उसका गला भर आया था। इस पर प्रत्यक्षा ने उन लोगों पर चिल्लाकर रोते हुए ही कहा, मैं सच में थक चुकी हूँ। समझ में नहीं आता कि मेरा हर कोई दुश्मन क्यों बना हुआ है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरी जान लेने पर लोग तुले हुए हैं? और अगर ऐसा ही था तो मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया? मैं हर रोज डर के साए में नहीं जी सकती, और अब तो खुद की फिक्र से ज्यादा अपने इस परिवार की फिक्र होती है। इसीलिए तुम मुझे आज ही मार दो, या तो फिर सच क्या है वो बोलो। कौन है जो मुझे जान से मारना चाहता है? छोटी मालकिन, हम कैसे बता सकते हैं? हम तो आम आदमी हैं। हमसे जो कहा गया था हमने तो बस वही किया। तुमसे जो कहा गया वो तुमने किया। तुमने मेरी माँ पर उंगली उठाई। गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह की बात करे। हवेली के लोग भी इस बारे में बात करने से कतराते हैं। तो फिर तुम कैसे जानते हो ये सब? सीधे सीधे बताओ, ये बात तुमसे किसने कहने के लिए कही थी? बाबा ने, रामिया ने, उसके पति ने, दादी ने, या फिर मेरे भाई ने? वो आदमी आपके घर का है मालकिन, बस इतना कह सकते हैं। हमने ना ही उसका चेहरा देखा और ना ही हमें इससे ज्यादा कुछ पता है। उसने हमें ये सब बोलने के लिए कहा था, वरना हमको कैसे पता होगा? प्रत्यक्षा को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस पर प्रत्यक्षा आगे बढ़ी और उस शख्स को जोर से थप्पड़ मारते हुए उससे कहा, झूठ झूठ झूठ! जब शक्ल नहीं देखी तो कैसे पता कि हवेली का आदमी था वो? प्रत्यक्षा वही बाबा साहिब के सामने जमीन पर परेशान होकर बैठ गई और फिर भरे हुए गले से कहने लगी, मजाक बना दिया है। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। हर दिन कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। मुझे उसके पास लेकर चलो। उसे बोलना कि हाँ, मैं तैयार हूँ उससे मिलने के लिए। उसे मेरे साथ जो करना है करे, क्योंकि रोज रोज इस तरह से मरने से अच्छा है एक बार में ही मर जाऊं। प्रत्यक्षा ने रोते हुए गुस्से में बाबा साहिब से कहा, बाबा, मैं ये सब यही खत्म करना चाहती हूँ। मैं इन लोगों के साथ हवेली वापस जाऊंगी और पूछूंगी कि आखिर मुझसे क्या परेशानी है उन्हें। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, लेकिन उन्हें मुझे पूरी वजह बतानी होगी। बाबा साहब ने प्रत्यक्षा के कंधों को पकड़ते हुए उसे आराम से उठाया और फिर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए उसे बेहद प्यार से कहने लगे, तुमको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है बहुरिया। जब तक हम हैं तब तक तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन चाहे जो हो, जब तक तुम अपनी आंखों से खुद ना देख लो तब तक किसी पे भरोसा ना करना। काहे कि दुनिया जो बोलती है, जो कहती है, जो सुनती है, सब गलत है। जब तक तुम कुछ भी अपने आप से न देखो और समझो तब तक किसी भी बात पर यकीन मत करना। फिर चाहे वो बात तुम्हारे अपनी हवेली की हो या फिर हमरे इस महल की। प्रत्यक्षा सिसकते हुए बाबा साहब की बात सुन रही थी। इस पर बाबा साहब प्रत्यक्षा को अपने साथ लेकर महल के अंदर जाने लगे। बाबा साहब ने प्रत्यक्षा को बेहद प्यार से अपने गले से लगाया और फिर उसे समझाने लगे, ऐसा काहे कहती हो कि तुम थक चुकी हो? अभी तो तुम्हारी उम्र है जिंदगी जीने की, कुछ नया देखने की, कुछ नया सीखने की। ऐसी गलत बातें हमारी बहुरिया के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम इस महल की इकलौती बहू हो, तुमका तो शेरनी बनना है, तभी तो तुम आगे की बागडोर संभालोगी। प्रत्यक्षा को अपने सीने से लगाए उसे महल के अंदर ले जा रहे थे। इस पर बाबा साहब ने पीछे मुड़कर समर्थ और कार्तिक की तरफ इशारा किया और फिर प्रत्यक्षा को लेकर वहां से दूर चले गए। बाबा साहब का इशारा पाते ही समर्थ और कार्तिक ने एक दूसरे की तरफ देखा।
बाबा साहब प्रत्यक्षा को वहां से लेकर जा चुके थे। बाबा साहब का इशारा मिलते ही कार्तिक ने मुस्कुराते हुए समर्थ की तरफ देखा। तुम सबने गलत किया। उस हवेली के लिए साजिशों का हिस्सा बनकर तुमने बहुत गलत किया। वो तीनों ही आदमी डर के कारण कांपने लगे थे। इस पर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए ही समर्थ से कहा, आपके सामने कैसे बड़े भैया? मुझे आपके सामने ये सब करने में बड़ा अजीब लगता है। तुम्हारी नौटंकियां फिर शुरू हो गई। ओहो, ठीक है भ्राताश्री, आज्ञा दे फिर मुझे। कार्तिक ने अचानक से ही अपने पास से एक धारदार चाकू निकाला और पास बैठे हुए आदमी के गले पर रखकर उससे कहने लगा, इस महल के लोगों पर गलत नजर डालने का अंजाम यही होता है। तुम चलो, तुम्हारे साथी भी जल्दी तुमसे ऊपर मिलेंगे। इतना कहते हुए कार्तिक ने अपने चाकू को उसके गले पर जोर से खींच दिया। देखते ही देखते वो आदमी जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके गले से खून बह रहा था। ये देखकर वो दोनों ही और भी ज्यादा डर गए थे। इस पर कार्तिक ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उन लोगों से भी मुस्कुरा कर कहा, अब तुम तीनों ने ये कांड एक साथ ही तो किया था, तो तुम्हारा साथी ही वहां अकेला क्यों जाए? तुम्हें भी तो उसका साथ देना चाहिए, जैसे मंदिर में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। चलो ना, मुझे खेल खेलना हद से ज्यादा पसंद है। अब इस तरीके से जमीन पर पीछे की तरफ क्यों जा रहे हो? कम से कम जो किया है उसका प्रसाद तो लेते जाओ। कार्तिक को मुस्कुराकर चाकू लेकर अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बाकी बचे हुए दोनों आदमी डर से कांप रहे थे। कार्तिक ने दूसरे आदमी के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके सीने में हल्का सा चाकू रखकर उस चाकू को अंदर की तरफ धीरे धीरे दबाने लगा। वो दूसरा आदमी दर्द से बुरी तरह से चीख रहा था, लेकिन कार्तिक ने उसके मुंह पर अपने हाथों को रख दिया, जिससे चीखने की आवाज ज्यादा बाहर न आए और अंदर तक उसकी आवाज न पहुंचे। गलत किया उस छिपकली के साथ वो सब करके। उसे परेशान करना, रुलाना, उसे जलील करना, ये सब मुझे पसंद है, लेकिन कोई और उस पर उंगली भी उठाए और उसे भला बुरा कहे तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वो इस घर की इज्जत है। इस महल के मर्द अपनी घर की इज्जत पर किसी की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं सब के बीच उन तीनों में से एक आदमी किसी तरह से बचकर वहां से भाग गया। ए कार्तिक, कितनी बकवास कर रहा है? अपने आदमी को समझा दिया है ना कि अब आगे क्या करना है। सबकी नजरों से बचकर उस भागने वाले का पीछा करें। ये जरूर जाकर उस आदमी से मिलेगा जिसने इसको ये काम करने के लिए पैसे दिए थे। मजा आता है मुझे बकवास करने में भैया। अब वापस से महल की फर्श धुलवानी पड़ेगी, गंदी जो हो गई है। वैसे एक बात बताओ, तुम बहू से पेश तो ऐसे आते हो जैसे तुम्हें उससे सबसे ज्यादा नफरत हो, लेकिन दूसरी जगह अगर देखा जाए तो तुम उस पर उंगली उठाने वाले को सजा भी बहुत अच्छे से देते हो। तो फिर उसके सामने इतना नाटक क्यों करते हो? क्योंकि किसी से वादा किया बड़े भैया कि इस लड़की की हिफाजत करूंगा। अगर वो वादा बीच में ना आता तो शायद उस लड़की को मैं मेरे हाथों से उसी वक्त मार देता जिस वक्त मुझे ये पता चला था कि वो किरण हवेली से है। अगर ऐसा है कार्तिक बाबू, तो हमका ऐसा काहे लग रहा है कि तुम हमें बदले हुए से नजर आ रहे हो। इधर दूसरी तरफ प्रत्यक्षा खामोशी से बाबा साहब के पास बैठी हुई थी। इस पर बाबा साहब के पास रुद्र ने आकर कहा, बाबा, बड़े भैया ने कहा कि आपने बुलाया है मुझे। तैयारी करो, बहुरिया का कल पग फेरा होना है। वो कल किरण हवेली जाएगी और तुम उसके साथ जाओगे। बाबा साहब की बात सुनकर रुद्र और प्रत्यक्षा दोनों ही चौंक गए थे, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि किरण हवेली ने अपना हर रिश्ता प्रत्यक्षा के साथ खत्म कर लिया था और वहां पर रुद्र और प्रत्यक्षा के जाने का मतलब था कि सीधे तौर पर प्रत्यक्षा की जान को खतरे में डालना। काफी देर सोचने के बाद बाबा साहब ने रुद्र को अपने पास बुलाया। रुद्र के आते ही बाबा साहब ने रुद्र से कहा, तैयारी करो, बहुरिया का कल पग फेरा होना है। वो कल किरण हवेली जाएगी और तुम उसके साथ जाओगे। बाबा साहब की बात सुनकर रुद्र और प्रत्यक्षा दोनों ही चौंक गए थे। अचानक से ये क्यों बाबा? आपने तो कहा था कि हमें वहां से कोई लेना देना नहीं। बस हो गया फैसला, तो अब कोई सवाल नहीं। चलो बहुरिया, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं अब।
तुमको सच में जानना था ना कि का तुम्हारे घर वाले ये सब करवा रहे हैं या और कोई, तो चलो अब मालूम कर ही लेते हैं। इतना कहकर बाबा साहब जाने लगे, लेकिन रुद्र ने जाकर उनसे अकेले में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? क्या आप नहीं जानते कि वो लोग ही केतकी अम्मा की मौत के जिम्मेदार हैं? उसे वहां भेजने का मतलब है कि हम जानते बूझते उसे मौत के मुंह में ढकेल दें। अच्छा, तो तुम हमें बताओगे अब कि हम बहुरिया को कहाँ भेज रहे हैं और कहाँ नहीं? तुमको क्या लगता है कि हम जानते नहीं कुछ? एक ना एक दिन तो ये तमाशा खत्म करना ही होगा ना, तो कल से ही इस गंदगी का सफाया शुरू होगा। इतना कहते हुए बाबा साहब ने जोरों से आवाज देते हुए नौकरों से कहा, खाना लगाओ और उन दोनों से बोलो कि हमने बुलाया है। कुछ ही देर बाद खाने की टेबल पर सब लोग इकट्ठा हुए। प्रत्यक्षा भी बाबा साहब के साथ खामोशी से बैठी हुई थी। बाबा साहब ने खाने का निवाला तोड़ते हुए चारों लोगों से कहा, ऐसा है कि हमारा दिमाग अब पक गया है, रोज रोज की कहानी खत्म करनी होगी। तुम तीनों हमारी बात ध्यान से सुनो। बहुरिया के पग फेरे की रस्म होनी है। किरण हवेली जाना है बहुरिया और रुद्रा को। जहां एक तरफ प्रत्यक्षा खामोशी से बैठी हुई थी, वहीं दूसरी ओर कार्तिक गुस्से में दिल मिलाया हुआ था। उसने गुस्से में ही अपने सामने रखे खाने की थाली को सरकाते हुए बाबा साहब से कहा, अरे अब इस तमाशे की क्या जरूरत है बाबा? अगर हम जानते हैं कि इस लड़की को पसंद नहीं करते और वो ही हमला कर रहे हैं, तो इसको वहां भेजने का क्या मतलब है? अच्छा चल नाम बता, कौन होगा वहां से ये सब करने वाला? उसका नाम बता, तू बता कि बहू की जान का दुश्मन कौन होगा। अगर तुझे कुछ पता नहीं तो चुप कर और बात समझने की कोशिश कर। बड़े भैया, मार देंगे वो इसको जहर देकर। पग फेरा करने जाएगी ये, और इसकी मरी छिपकली सी लाश लेकर वापस हमें आना पड़ेगा। कार्तिक की बात सुनते हुए समर्थ ने प्रत्यक्षा से कहा, देखो बहू, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ वहां रुद्र भी होगा और हम भी तुम्हें जल्दी ही लेने आ जाएंगे। वहां जाकर तुम्हें अपने पिता से बस बात करनी है। उन्हें बताना है कि तुम पर बार बार हमला हो रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद करें। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता का इसमें कोई हाथ नहीं, ठीक है ना? और तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं तो नहीं हूँ साथ। जाओ और खूब पग फेरा खेलो। मैं नहीं हूँ साथ इसमें। इसे मरना है तो अकेले जाए, हम क्यों इसके पीछे जाएं? चुप हो जाओ अब। समर्थ ने कार्तिक को चुप करवाते हुए कहा, क्यों? इसके लोगों की दुश्मनी हम सबको भारी पड़ेगी। इसकी वजह से केतकी अम्मा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ना जाने कितने नौकर और मारे गए। उनकी क्या गलती थी? बाबा, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सब करने की जरूरत है। किरण हवेली से हमारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए और ना ही इसे बचाना चाहिए। अरे चुपचाप यहाँ अच्छे से पड़ी हुई है ये, और हम सब भी सब कुछ संभाल लेते हैं। और एक ना एक दिन वो इंसान भी पकड़ा जाएगा जो ये सब कर रहा है। इसके लिए इसे मौत के कुएं में अकेला क्यों भेजना? और अगर भेजना ही है तो भेजिए इसे ही। मैं नहीं जा रहा कहीं भी। प्रधानमंत्री, अपनी चोंच बंद कर ले अब। खाना खा चुपचाप। अरे तुमको पैदा करके ही हमें अपने पापों की सजा मिल गई। कितनी बार कहा है कि अगर कुछ पता ना हुआ करे तो शांत रहा कर। लेकिन रुद्र ने कार्तिक का साथ देते हुए बाबा साहब से कहा, मैं कार्तिक की बात से सहमत हूँ बाबा। मुझे भी यही लगता है कि इसे वहां नहीं जाना चाहिए। हमें वहां के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। अगर शांति से प्रत्यक्षा यहाँ जिंदगी गुजार रही है तो क्या जरूरत है वहां जाने की? और ये तो उनके घर में ज्यादा रही भी नहीं है, कभी कभार ही आती थी। इसे कितना ही पता होगा वहां के लोगों के बारे में। जितने भी दिन ये वहां पर रही, उन लोगों ने इसका अपमान ही किया था। ऐसे में ये रस्म उनके लिए कैसे मायने रखेगी? और हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो? रुद्र की बात का जवाब देते हुए प्रत्यक्षा ने वहां बैठे हुए सभी लोगों से कहा, मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि वहां जाकर मैं बाबा से बात करूंगी। ओहो, माता जी का फैसला है, अब तो कैसे ही बोल सकता है कोई। तो माता जी, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? बताएंगी कुछ? मुझे वजह जाननी है कि अगर मुझसे नफरत ही है उन्हें और मुझे घर से निकाल ही दिया है, तो अब इन सब का क्या फायदा? और ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जिसके लिए मुझे मारने तक की साजिश हो रही है? अगर ये साजिश है तो इसके
पीछे भी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। वो क्या है ये मुझे जानना है। मुझसे जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जो मुझे जिंदा रखने के लिए काफी नहीं। मेरी वजह से आप सब हर बार खतरे में पड़े हैं, केत की अम्मा और यहाँ के बाकी सभी लोग, और मेरी वजह से आप सबको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे वहां जाकर इस वजह के बारे में पता करना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए ये आखिरी काम करेंगे। शायद इसके बाद सब ठीक हो जाए। कार्तिक ने खाने की टेबल से उठते हुए प्रत्यक्षा से कहा, चलो एक बात तो साफ हो गई कि तुम बेवकूफ होने के साथ साथ गधी भी हो। जो लोग तुम्हें मारने की सोच रहे हैं उनसे बात करके मामला सुलझाने चली है अब ये, और मेरा पूरा परिवार इस लड़की की वजह से पागल हो चुका है। इतना कहते हुए कार्तिक वहां से जाने लगा, लेकिन प्रत्यक्षा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, और अगर मेरे साथ वहां कुछ भी हुआ तो। प्रत्यक्षा की बात पूरी होने से पहले ही कार्तिक ने उससे कहा, अगर ऐसा हुआ तो कितनी लाशें गिरी हैं वहां, ये गिनने के लिए हवेली में कोई बचेगा ही नहीं। कार्तिक की बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन कार्तिक ने जवाब देते हुए कहा, क्या मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं नहीं बल्कि इस लड़की का बैल बुद्धिपति तो यही करेगा ना, मैं क्यों अपनी जान दूंगा इसके लिए। इतना कहते हुए कार्तिक वहां से चला गया। प्रत्यक्षा की बात सुनने के बाद एक बात साफ हो गई थी कि अब प्रत्यक्षा की भी मर्जी बाबा साहब के साथ ही थी, और वो भी अपने घर जाना चाहती थी। खाना खाने के बाद सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। हालांकि सबके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि वहां जाना सीधे तौर पर खतरे को बुलावा देना था, लेकिन प्रत्यक्षा खतरा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अरे हो गई का सारी तैयारी? मालिक, सब हो गया है। शाम होते ही सारे इंतजाम पूरे कर दिए गए थे, और बाबा साहब ने किरण हवेली में संदेश पहुंचा दिया था कि कल प्रत्यक्षा पगफेरे की रस्म के लिए किरण हवेली जाएगी, और रुद्र भी उसके साथ होगा। गहरी हो रही शाम के साथ प्रत्यक्षा खिड़की पर खामोशी से खड़ी हुई थी। इस पर दो बाहों ने आकर प्रत्यक्षा को पीछे से कस लिया और उसके बालों को प्यार से छूते हुए कान के पास हल्की सी आवाज आई, तुम सिर्फ प्यार करने के लिए हो, इतना परेशान होकर मेरा दिल न जलाया करो। परेशान मत हो, बस इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसीलिए तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा पीछे रुद्र की तरफ मुड़ी और फिर उसके सीने पर अपना सर रखकर रुद्र को अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन साथ ही ये भी सुकून है कि तुम मेरे साथ होगे। लेकिन तुम जानते हो ना, जिस घर में खुद मेरी इज्जत नहीं होती, वहां लोग तुम्हारी बेइज्जती करने में एक मिनट भी नहीं हिचकिचाएंगे। तुम किसी की भी बात को अपने दिल पर मत लगाना, क्योंकि उनकी बातें ही तो दिल तोड़ने के लिए काफी है। वहां पर लोग अपनी बातों से ही इतना जख्मी कर देते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अब इस बात की ज्यादा घबराहट हो रही है कि तुम भी मेरे साथ होगे, इसलिए तुमसे पहले से ही माफी मांगना चाहती हूँ। प्रत्यक्षा को परेशान देखकर रुद्र ने प्रत्यक्षा को बेड पर बैठाया और फिर खुद अपने घुटने जमीन पर टेककर प्रत्यक्षा के पास ही बैठ गया। उसने प्रत्यक्षा के हाथों को प्यार से थामते हुए भी प्रत्यक्षा से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये सारी बातें क्यों करती हो। तुम और मैं अब एक है। अगर इस महल में कोई बातें तुम्हें पसंद नहीं आती और सही नहीं होती तो मैं तुमसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है। वैसे ही कहने के लिए तुम्हारा रिश्ता भले ही टूट गया उनसे, लेकिन वो तुम्हारा परिवार है। वैसे एक बात और है, अगर तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी जान लेने की सोच रहा है तो मैं उनकी बात को बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि सीधा उनकी जान ले लूंगा। इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें तो उनकी फिक्र करनी चाहिए। प्रत्यक्षा धीरे से मुस्कुराती हुई रुद्र से कहने लगी, पता है क्या, ऐसी बातें होते हुए मैंने अक्सर फिल्मों में देखी थी, जब हीरो हीरोइन से कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। तुम्हारी बातें बिल्कुल वैसी ही हैं, बस फर्क ये है कि वो लोग कुछ पैसों के लिए काम करते हैं और तुम ये सब मुझे बचाने के लिए करते हो। अब तुम्हारी ये फिल्में और हीरो हीरोइन का तो मुझे नहीं पता। मैं ना तो तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मैंने तुम्हारी शहरी दुनिया देखी है।
लेकिन तुम मेरा वो पहला रिश्ता हो जिसे मैं संजोकर अपने दिल में रखना चाहता हूँ। प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथों को बेहद प्यार से थामा और फिर रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। प्रत्यक्षा को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए रुद्र ने उससे कहा, अब तुम ऐसे देखोगी तो फिर बात थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि बात कितना बिगड़ सकती है। प्रत्यक्षा ने धीरे से आगे बढ़कर रुद्र के माथे को चूमा और फिर उससे कहने लगी, रुद्र, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हर रोज तुमसे एक नया प्यार हो रहा है। मैंने इससे पहले इतना अच्छा कभी भी महसूस नहीं किया था। और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रत्यक्षा का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, हाँ, तुम कितनी बेशर्म हो। पहले बड़ी तो हो जाओ, अभी भी बहुत छोटी हो तुम। ये कैसे ख्याल आ रहे दिमाग में तुम्हारे? ये सब बहुत गलत बात है। रुद्र की बात सुनकर प्रत्यक्षा ने माथा समेटते हुए रुद्र से कहा, हद है, हर दूसरा इंसान यही बोल के चला जाता है मुझे। तुम्हें मैं दूध पीती हुई बच्ची लगती हूँ क्या? तुम्हें पता है, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझसे भी छोटी उम्र की लड़कियां डेट पर जाती थी और उनके भी बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। इस पर रुद्र अपना माथा समेटते हुए उठकर खड़ा हुआ और फिर प्रत्यक्षा के पास बैठते हुए प्रत्यक्षा से कहने लगा, डेट? वो क्या होता है? माफ करना, यहाँ गांव में तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं मैंने। तुम्हारी गलती नहीं है। जहाँ लोगों को बेचा खरीदा जाता है वहाँ डेट, रोमांस, इनके बारे में क्या ही पता होगा। डेट मतलब ये होता है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दोनों साथ में घूमने जाते हैं, साथ में समय बिताते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ सबसे बेहतरीन पल बिताते हैं ताकि उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सके। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र ने प्रत्यक्षा से पूछा, सुनो, तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी? क्योंकि हमारा रिश्ता हमेशा से ही डगमगाया सा था। मैं इस पल को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि तुम भी और अच्छे से चीजों को समझ सको। तो क्या तुम मुझे डेट करोगी? लेकिन मेरे पास तुम्हें घुमाने के लिए ये गांव ही है। हाँ, तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और थोड़ा बहुत तुम्हें बाहर खिला पिला सकता हूँ। बस बाबा की नजर से छुपा कर ले जाना होगा। चलेगा ना तुम्हें? रुद्र की बातें सुनते हुए प्रत्यक्षा का मूड एकदम से बदल गया था। अब उसे किसी बात की घबराहट नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए ही रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में थामा और फिर उससे कहने लगी, कितने प्यारे हो तुम। बिल्कुल, मैं तुम्हें डेट करूंगी। तुम मुझे जहां भी लेकर जाओगे, जो भी खिलाओगे, मेरे लिए वो सब कुछ स्पेशल होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे खाने में सूखी रोटी खिलाओ या 56 भोग। तुम्हारे हाथों से खाकर मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा। और फिर तुम्हारे पग फेरे से वापस आने के बाद जो अभी अभी तुमने मुझसे मांगा, उस पर ध्यान दूंगा। इतना कहते हुए रुद्र ने प्रत्यक्षा के गालों को अपने हाथों से थामते हुए उसके होठों को चूमा। प्रत्यक्षा ने मुस्कुराते हुए ही रुद्र के गले में अपनी बाहें डाली और रुद्र को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। रुद्र और प्रत्यक्षा उस पल में खो से गए थे कि तभी रुद्र का ध्यान अचानक से ही टूटा जब उसके कानों में आसमान में कड़कती बिजली की आवाज पड़ी। रुद्र प्रत्यक्षा के करीब था, लेकिन अचानक से ही बिजली कड़कने की आवाज से रुद्र हद से ज्यादा घबरा गया और खिड़की की ओर देखने लगा। रुद्र के इस तरह से घबरा जाने पर प्रत्यक्षा ने रुद्र से कहा, क्या हुआ? शायद बारिश होगी, तो ये बिजली कड़कने की आवाज थी। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या तुम्हें इससे डर लगता है? रुको, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। इस पर रुद्र ने हड़बड़ाते हुए ही प्रत्यक्षा से कहा, नहीं, मुझे बिजली से डर नहीं लगता, लेकिन उससे डर लगता है। प्रत्यक्षा को कुछ समझ नहीं आया रुद्र उससे कह क्या रहा था। उसे किसे? किसकी बात कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? रुद्र अचानक से ही उठकर खड़ा हुआ और प्रत्यक्षा के पास आकर उससे कहने लगा, मुझे जाना होगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रुद्र बिना कुछ सोचे समझे ही प्रत्यक्षा को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। रुद्र का अजीब बर्ताव देखकर प्रत्यक्षा ने अपने मन में ही सोचा, इसे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया?
शायद उसे मेरे साथ ये सब करते हुए अजीब लग रहा हो। उम्र का फासला उसे शायद परेशान कर रहा होगा, लेकिन वो ये कहकर क्यों गया कि उसे डर लगता है बिजलियों से? किसकी बात कर रहा था ये? प्रत्यक्षा ने रुद्र के जाने के बाद तुरंत ही उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने के बाद ही उसने देखा कि रुद्र अचानक ही कहीं गायब हो चुका था। क्या ये इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? ना तो सीढ़ियों पर है और ना ही आसपास है। अभी 2 ही मिनट तो हुए हैं उसे कमरे से बाहर निकले हुए। प्रत्यक्षा ने खिड़की से बाहर देखते हुए बिजली की ओर देखकर मन में ही सोचा, वो बहाना बनाकर चला गया है बस। मैंने ही कोई जल्दबाजी कर दी या फिर मुझसे कोई गलती हो गई। वो पहले से ही ये जग रहा था, शायद उसे बुरा लगा होगा, लेकिन फिर भी मैं उससे एक बार माफी मांग लूंगी। प्रत्यक्षा को खुद में ही अजीब सा महसूस होने लगा था। इस पर प्रत्यक्षा खिड़की के पास खड़े होते हुए बाहर के बिगड़ते मौसम को देखने लगी। इसे तो बहाने बनाने भी नहीं आते। बिजलियों से आखिर किसको ही डर लगेगा? यहाँ के लोग जान लेने वक्त तो एक बार भी नहीं सोचते, तो फिर उन्हें क्या ही डर लगेगा? प्रत्यक्षा रुद्र का इंतजार करती हुई कमरे में यहाँ वहां टहल रही थी, लेकिन रुद्र वापस नहीं आया। प्रत्यक्षा थककर वापस से बेड पर लेट गई और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। प्रत्यक्षा नींद में ही थी कि तभी बिजली की जोरदार आवाज से ही प्रत्यक्षा की आंख खुली और उसकी नजरें उसके सामने पड़ी। रुद्र अभी भी कमरे में नहीं आया था। इस पर प्रत्यक्षा ने धीरे से उठते हुए सामने लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र का कोई भी अता पता नहीं था। अभी तक नहीं आया। क्या हुआ इसे? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे अभी तक नहीं पता? कहाँ हो तुम? प्रत्यक्षा ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ देखा। रात के सन्नाटे में पूरे महल में खामोशी छाई हुई थी। कार्तिक का कमरा भी बंद था और पूरे महल में कुछ ही रोशनियों के अलावा अंधेरा फैला हुआ था। बाहर से कड़कती हुई बिजलियों की आवाज अब भी महल में गूंज रही थी। प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को मलते हुए अपने कमरे के बाहर और आसपास देखा। वो धीमे कदमों से सीढ़ियों तक आई, लेकिन उसे वहां भी कोई नजर नहीं आया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे नजर बचा रहे हो? वापस तो आओ, खुद के पास तक नहीं आने दूंगी। देख लेना तुम। प्रत्यक्षा अभी भी हल्की सी नींद में थी। वो धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी, जैसे कहीं पर कुछ जमीन पर गिरकर टूट गया हो। ओह, ये क्या है? प्रत्यक्षा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे महल में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक से ही आवाज आने पर प्रत्यक्षा डर गई। प्रत्यक्षा ने अपने गालों को थपथपाते हुए अपने आप से कहा, क्या कान बज रहे हैं मेरे? शायद हवा चल रही होगी। मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। आखिर हो क्या रहा है? प्रत्यक्षा ने धीमे कदमों से ही वापस से अपने कमरे के अंदर पांव रखा, लेकिन इस बार उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज पड़ी जैसे अचानक से कोई जमीन पर गिर गया हो। ये क्या हो रहा है यार? अब डर लग रहा है। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए ही पलटकर एक बार फिर से देखा, लेकिन अब भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार प्रत्यक्षा पूरी तरह से आवाज को साफ साफ सुन सकती थी। उसे यकीन हो गया था कि ये उसका कोई भ्रम नहीं था, बल्कि कहीं से कोई तो आवाज आ रही थी। प्रत्यक्षा को हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी कि जैसे कोई अपने हाथ पांव को जमीन पर रगड़ रहा हो या फिर किसी तरह की कोई मुश्किल से गुजर रहा हो। प्रत्यक्षा इधर उधर देखती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन फिर प्रत्यक्षा ने महसूस किया कि ये आवाज उसे कहीं दूर ले जा रही थी। प्रत्यक्षा को अब डर सा लगने लगा था, क्योंकि रुद्र अभी तक महल में नहीं आया था। इस पर महल के उस अंधेरे सन्नाटे की ओर जाते हुए प्रत्यक्षा की पायल शोर मचा रही थी। प्रत्यक्षा इधर उधर देखते हुए सीढ़ियों पर ही बैठ गई और फिर अपनी पायलों को सबसे पहले उतारने लगी। प्रत्यक्षा ने पायलों को वहीं पर रखते हुए धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया। ये आवाज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बाबा ने किसी कैदी को आसपास रखा हुआ है?
वो आवाज एक बार फिर से तेज होने लगी थी। एक बार फिर से किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। प्रत्यक्षा घबराई हुई आगे बढ़ी। प्रत्यक्षा इस बार और भी ज्यादा घबराने लगी थी, क्योंकि वो आवाजें बंद होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। प्रत्यक्षा यहाँ वहां देखते हुए धीमे कदमों से ही महल में बने नीचे के कमरों की ओर पहुंची, लेकिन आगे बढ़ते ही उसने महसूस किया कि यह आवाज अचानक से ही बंद हो गई थी। क्या? वो आवाज कहाँ गई? यही से तो शोर आ रहा था। प्रत्यक्षा ने पलटकर बाबा साहब और समर्थ के कमरे की तरफ देखा। दोनों ही कमरे बंद थे और अंदर अंधेरा ही नजर आ रहा था। इस पर प्रत्यक्षा ने माथा समेटते हुए पूरे महल को ध्यान से देखा। अब ना तो बिजली के कड़कने की आवाज थी और ना ही कहीं से कोई दूसरी आवाज आ रही थी। अब से रोज हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। यहाँ कोई भूत आत्मा हुई तो? इतने लोगों को मारा है इन सबने, इनकी आत्माओं का मेला लगता होगा यहाँ। प्रत्यक्षा इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि वो भागती हुई बिना कुछ सोचे समझे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन एक बार फिर से उसके पैर रुक गए और उसके कानों में दर्द में कराहने की आवाज आई। लेकिन इस बार आवाज नीचे से नहीं, बल्कि उसके पास में ही बने हुए कमरे के आखिर में बनी हुई सीढ़ियों से आ रही थी। ये आवाज तो काफी जानी पहचानी है। प्रत्यक्षा ने पाया कि उसके कमरे के पास में बने हुए बाकी कमरों के आखिर में कुछ पतली सी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। ये कौन सी सीढ़ियां हैं और ये जा कहाँ रही हैं? बाबा के कमरे की सीढ़ियां हैं क्या? क्योंकि इसके नीचे तो बाबा का ही कमरा है, लेकिन उनके कमरे में तो कोई सीढ़ियां ही नहीं उतरती। इतने बड़े महल में ये सीढ़ियां आखिर जा कहाँ रही हैं? वो पतली सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन उनके नीचे हद से ज्यादा अंधेरा था। कुछ ही देर में प्रत्यक्षा ने महसूस किया कि उन सीढ़ियों के नीचे से ही वो आवाज आ रही थी। लेकिन इतनी रात में इस तरह की आवाजों के आने का क्या मतलब था? हाँ, ये सारी ही आवाज यहीं से आ रही है। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर सुबह बाबा फटेंगे तो भी सुन लूंगी, लेकिन अगर आज यहाँ नहीं गई तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगी कि ये आवाज आखिर है किसकी। प्रत्यक्षा ने आगे बढ़कर देखा कि सीढ़ियों के नीचे से एक दरवाजा सा था। वो दिखने में किसी तहखाने जैसा था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही आगे बढ़कर देखा, वैसे ही अचानक से प्रत्यक्षा को कुछ अंधेरे में हिलता हुआ दिखा। कौन है वहाँ? क्या आपको कोई मदद चाहिए? प्रत्यक्षा ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस अंधेरे को चीरते हुए कोई ऊपर की तरफ आ रहा था। सामने से किसी को अपनी ओर आते हुए देखकर प्रत्यक्षा इतना ज्यादा डर गई थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं सीढ़ियों पर नीचे की ओर गिरते हुए अपने मुंह पर अपने दुपट्टे को रख लिया और फिर आंखों को बंद करके दीवार से चिपक गई। क्या कर रही हो यहाँ पर? मना किया था ना कि अपने कमरे के अलावा कहीं मत जाना। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए अपने सामने देखा तो उसने पाया कि रुद्र उसके ठीक सामने खड़ा था। इस पर प्रत्यक्षा ने हाफते हुए लड़खड़ाते शब्दों में रुद्र से कहा, तुम ही थे वहाँ क्या? आखिर तुम पूरी रात थे कहाँ? मैं डर गई। जब तुम ऐसे अंधेरे से बाहर आए तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ क्यों थे? क्या है वहाँ नीचे? रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़कर उसे नीचे से उठाकर खड़ा किया और फिर अपना माथा समेटते हुए कहने लगा, पहले तुम जवाब दो। तुमसे कहा था ना मैंने कि अपने कमरे के अलावा यहाँ के आसपास के कमरों में बिल्कुल भी ताक झाक मत करना। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? इससे पहले कि प्रत्यक्षा रुद्र से कुछ भी कहे, रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने कमरे तक लेकर गया। रुद्र ने प्रत्यक्षा को कमरे के अंदर करके कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर प्रत्यक्षा से नाराज होते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले दिन बोल दिया था कि अपने कमरे के अलावा किसी के भी कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के कमरों से दूर रहो। जितना दूर रहोगी उतना ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ, एक ही बात कितनी बार बोलोगे? तो फिर तुम वहाँ क्या कर रही थी, वो भी इतनी रात में? मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तुम भी कमरे में, तो मुझे लगा शायद तुम वापस आ गए होगे, लेकिन बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। उस जगह से आवाजें आ रही थी। वहां पीछे से कुछ ऐसा सुनाई दिया जैसे कि कोई गिर गया हो या फिर किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई हो। इसलिए गई थी मैं उधर। पर
तुम वहां पर क्यों थे? और तुम वापस कमरे में क्यों नहीं आए? प्रत्यक्षा की नजर रुद्र के हाथ पर पड़ी। प्रत्यक्षा ने पाया कि रुद्र के कुर्ते की आस्तीन खून से लथपथ थी। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए ही रुद्र के हाथ को पकड़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए उससे पूछने लगी, ये क्या है? तुम्हें ये क्या हुआ है? चोट कैसे लगी तुम्हें? इतना खून? ये सब क्या है? शांत हो जाओ, बस छोटी सी खरोंच है, लेकिन तुम आज के बाद सिर्फ अपने कमरे में रहोगी, आसपास के कमरों में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। पहले मुझसे वादा करो। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अगर तुम महल में रहते हो तो काम पड़ने पर यहाँ वहाँ जा सकते हैं ना? और ऐसा क्या है उन कमरों में जहाँ मैं नहीं जा सकती? ओफो, याद है ना, मैं यहाँ पर नहीं रहता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया था। बस ऐसा समझ लो कि यहाँ के कमरों में बहुत कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें दूर रहना है। ओह, क्या बाबा कोई गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे नशे का धंधा या फिर सोने चांदी की हेरा फेरी? प्रत्यक्षा के बोलने के तरीके से रुद्र का गुस्सा उड़ सा गया और वो अचानक से ही हंसने लगा। गैर कानूनी? बाबा ही यहाँ का कानून है। कभी कभी बाबा बाहर से लाए हुए गुंडों को कैद करके कमरों में रखते हैं। अब तुम अगर अचानक से उनके पास चली जाओगी तो वो तुम पर हमला कर सकते हैं। ओह, अब समझी। वो आवाज वहां से कैसे आ रही थी? कितने गुंडे हैं नीचे? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ सामान लाकर भी रखा जाता है नीचे, और आज तो अचानक से मुझे कुछ काम आ गया और मैं अंधेरे होने की वजह से गिर पड़ा। ये बस उसी की चोट है और कोई दूसरी वजह नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हर खतरे से महफूज रहो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, उस कमरे में या फिर किसी भी कमरे में। वैसे भी मैं बस अपने कमरे में ही रहती हूँ। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। किसी लोहे की चीज से तो चोट नहीं लगी ना? वरना जर्म्स हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्रत्यक्षा की बात सुनते हुए रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने 3 नई चीजें सीखी हैं, डेट, जर्म्स और इन्फेक्शन। डेट का तो तुमने मुझे बताया था, लेकिन ये जर्म्स और इन्फेक्शन क्या है? जब चोट में जहर फैलने लग जाए तो चोट बद से बदतर होने लग जाती है, तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और जर्म्स वो होते हैं जो चोट को फैलाने का काम करते हैं। ये गंदगी से बढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। वैसे और क्या सीखा तुमने? रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ थामते हुए उससे कहा, मैंने ये सीखा कभी कभी इंतजार करना भी हद से ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने वापस तुम्हारे पास आने के लिए बहुत इंतजार किया और मैंने सीखा कि जब कोई किसी की इतनी ज्यादा परवाह करता है तो ऐसा लगता है कि बदले में पूरी दुनिया भी उस पर न्यौछावर कर दूं तो वो भी कम है। पूरी दुनिया नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हो मुझे। सुनो ना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उस तरह से छोड़कर अचानक से चला गया। बस उसके बारे में कुछ और मत पूछना, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि अब हम साथ हैं। तब मैं अचानक से चला गया था। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र के घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बांधते हुए उससे कहा, इतना मत सोचो, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अजीब लगा होगा, इसलिए वो बिजली से डरने वाला बहाना बनाकर तुम उस तरह से चले गए ना। लेकिन मैं आपसे तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि तुम्हें मेरे साथ किसी बात की तकलीफ ना हो। मेरा उस तरह से पास आना शायद अभी के लिए ठीक नहीं था, इसलिए तुम मुझसे बचकर भागे। जब तक तुम खुद तैयार नहीं होगे, मैं खुद से कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के बालों को समेटते हुए उसे बेहद प्यार से कहा, बहाना नहीं बनाया था मैंने, बस ऐसा समझ लो कि जाना जरूरी था और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और मैं तुमसे बचकर नहीं भागता, बल्कि दुनिया से बचकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। वैसे कुछ और है ऐसा जो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें वो सच भी बता दूं जिसे जानने का हक है तुम्हारा।